नमस्कार दोस्तों। आज की खबर कोई आम खबर नहीं है, कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, बल्कि आज हम उस भूचाल की बात करने जा रहे हैं जिसने वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस से लेकर पेरिस के एफिल टावर तक और दिल्ली के संसद भवन से लेकर ग्रीनलैंड के बर्फीले पहाड़ों तक को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। अरब सागर की उपनदी लहरों से लेकर ग्रीनलैंड की जमी हुई बर्फ की चादर तक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जलाई हुई एक छोटी सी चिंगारी अब एक धकती हुई आग बन चुकी है। यह आग इतनी भयानक है, इतनी विकराल है कि इसने पूरी दुनिया की महाशक्तियों की बड़े बड़े सुपर पावर्स की नींद हराम कर दी है। आज हम और आप उस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बन रहे हैं जिसकी कल्पना शायद दशकों तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सबसे अनुभवी विश्लेषक भी नहीं कर पाए थे। एक ऐसा पल जब वैश्विक सत्ता की बिसात पर चली एक ही चाल ने पूरी शतरंज की बाजी को उलट पलट कर रख दिया है। जब दुनिया की धुरी मानी जाने वाली ताकतों के हाथ अचानक कांपने लगे हैं और बंद कमरों में होने वाली बैठकों से लेकर खुले संसद सत्रों तक सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है कि यह बदलाव आखिर आया कहां से और कैसे आया। जिस विश्व व्यवस्था को शीत युद्ध के बाद लगभग स्थायी मान लिया गया था, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका निर्विवाद नेतृत्वकर्ता की भूमिका में था और बाकी देश या तो उसके सहयोगी थे या उसके विरोधी, आज वही व्यवस्था दरकती हुई दिखाई दे रही है। और इस दरार के केंद्र में खड़ा है भारत। वही भारत जिसे लंबे समय तक पश्चिमी नजरिए से सिर्फ एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था, जनसंख्या से जूझता हुआ विकासशील देश या फिर भविष्य की संभावनाओं का एक अनिश्चित वादा भर समझा जाता था। लेकिन आज हालात यह हैं कि वैश्विक सत्ता संतुलन की हर गंभीर चर्चा में भारत का नाम हाशिए पर नहीं बल्कि केंद्र में लिया जा रहा है। और यह बदलाव किसी एक समझौते, किसी एक भाषण या किसी एक सैन्य कदम का नतीजा नहीं है, बल्कि वर्षों की रणनीतिक धैर्य, आर्थिक आत्मनिर्भरता की कोशिशों, बहुपक्षीय कूटनीति और बदलती वैश्विक जरूरतों का सम्मिलित परिणाम है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस बार अमेरिका के प्रभुत्व को सीधी चुनौती देने वाली आवाज किसी पारंपरिक प्रतिद्वंद्वी से नहीं आई। न तो यह स्वर चीन से उठा है, जिसे आमतौर पर वॉशिंगटन का सबसे बड़ा रणनीतिक प्रतिद्वंद्वी माना जाता है, और न ही यह चुनौती रूस से आई है, जो लंबे समय से पश्चिमी व्यवस्था से टकराव की स्थिति में रहा है, बल्कि यह असहजता और सवाल उठे हैं अमेरिका के अपने सबसे पुराने सहयोगियों के बीच से, यूरोप के भीतर से और उस सैन्य राजनीतिक गठबंधन के अंदर से जिसे अमेरिका अपनी वैश्विक ताकत की रीढ़ मानता रहा है, यानी नाटो। यूरोपीय देशों की संसदों में, थिंक टैंकों की रिपोर्टों में और मीडिया की सुर्खियों में अब यह चर्चा खुलकर हो रही है कि एक बहुध्रुवीय दुनिया में अंधाधुंध अमेरिकी नेतृत्व का अनुसरण करना क्या अब भी उतना ही तर्कसंगत है। और इसी संदर्भ में भारत को एक ऐसे शक्ति केंद्र के रूप में देखा जा रहा है जो न तो किसी एक गुट का स्थायी अनुयायी है और न ही टकराव की राजनीति में विश्वास रखता है, बल्कि जो अपने हितों के आधार पर स्वतंत्र निर्णय लेने का साहस दिखाता है। भारत की यही रणनीतिक स्वायत्तता उसे विशिष्ट बनाती है, क्योंकि वह एक तरफ पश्चिम के साथ तकनीक, व्यापार और सुरक्षा सहयोग बढ़ाता है, तो दूसरी तरफ वैश्विक दक्षिण की आवाज को भी मंच देता है। विकासशील देशों की चिंताओं को अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे पर लाने की कोशिश करता है और यह संदेश देता है कि नई विश्व व्यवस्था सिर्फ ताकतवर देशों की सुविधा के लिए नहीं, बल्कि व्यापक वैश्विक संतुलन के लिए होनी चाहिए। इस पूरी प्रक्रिया में अमेरिका और उसके सहयोगी असहज इसलिए भी हैं क्योंकि भारत किसी खुले टकराव की भाषा नहीं बोल रहा, कोई आक्रामक घोषणा नहीं कर रहा, बल्कि शांत लेकिन दृढ़ कदमों से अपनी जगह बना रहा है। और इतिहास गवाह है कि ऐसे ही बदलाव सबसे गहरे और स्थायी होते हैं। आज जब वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं पुनर्गठित हो रही हैं, जब ऊर्जा, तकनीक और सुरक्षा के नए समीकरण बन रहे हैं, तब भारत एक ऐसे विकल्प के रूप में उभर रहा है जिसे नजरअंदाज करना अब किसी के लिए संभव नहीं रहा। और यही वजह है कि वॉशिंगटन से लेकर ब्रसेल्स तक हर सत्ता केंद्र में भारत को लेकर सोच बदली जा रही है। यह सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है,
यह उस मानसिकता के टूटने की कहानी है जिसमें दुनिया को कुछ चुनिंदा ताकतों के नियंत्रण में मान लिया गया था। और शायद यही कारण है कि आज की यह करवट इतनी ऐतिहासिक, इतनी असहज और उतनी ही रोमांचक है, क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं जहां शक्ति का मतलब सिर्फ सैन्य या आर्थिक दबदबा नहीं, बल्कि भरोसा, साझेदारी और संतुलन भी है। और इस बदलती परिभाषा में भारत की भूमिका अब सिर्फ दर्शक की नहीं, बल्कि निर्णायक खिलाड़ी की बन चुकी है। दोस्तों, इस वीडियो में हम उस हर एक पहलू पर बात करेंगे जो मेन स्ट्रीम मीडिया आपसे छिपा रहा है। यह वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा, लेकिन यकीन मानिए इस वीडियो का एक एक सेकंड आपके रोंगटे खड़े कर देगा। अगर आप एक सच्चे भारतीय हैं और अपने देश को दुनिया के शिखर पर देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूं वह सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से यह आवाज करोड़ों भारतीयों तक पहुंचेगी। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब का बटन दबाएं और घंटी जरूर बजाएं, ताकि भारत की जीत का जश्न हम सब मिलकर मना सकें। दोस्तों, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता के केंद्र में वापसी हुई, उसी पल से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के आसमान में बादल घिरने लगे थे। पर किसी ने यह नहीं सोचा था कि ये बादल इतनी तेजी से गरजेंगे, इतनी जोर से बरसेंगे और पूरी दुनिया की भू राजनीतिक जमीन को हिला देंगे। शुरुआत में सब कुछ वैसा ही लग रहा था जैसा पहले भी कई बार देखा गया था। धमकी भरे बयान, टैरिफ की चेतावनियां, सहयोगियों को आंख दिखाना और दुश्मनों को खुली चुनौती। लेकिन धीरे धीरे जो परतें खुलनी शुरू हुई, उन्होंने दुनिया को यह एहसास करा दिया कि इस बार खेल बहुत बड़ा है। इस बार दांव सिर्फ व्यापार या बयानबाजी का नहीं, बल्कि वैश्विक सत्ता संतुलन का है। और इसी उथल पुथल के बीच अचानक एक ऐसी खबर सामने आई जिसने वॉशिंगटन से लेकर ब्रसेल्स तक, मॉस्को से लेकर बीजिंग तक और खास तौर पर नई दिल्ली तक सन्नाटा फैला दिया। किसी को कानों कान खबर नहीं थी कि जिस संगठन को अमेरिका दशकों से अपनी ढाल और तलवार मानता आया है, वही संगठन अब उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़ा होने वाला है। और बात सिर्फ मतभेदों की नहीं, बल्कि खुली दरार, खुली बगावत और खुली चुनौती की है। क्योंकि नाटो के भीतर कुछ ऐसा पक रहा था जिसकी कल्पना शीत युद्ध के सबसे तनावपूर्ण दौर में भी नहीं की गई थी। याद कीजिए वह इतिहास जब अमेरिका ने सोवियत संघ के खिलाफ इस सैन्य गठबंधन को खड़ा किया था, जब यूरोप के बड़े बड़े देश अमेरिकी छत्रछाया में खुद को सुरक्षित महसूस करते थे, जब यूरोपीय संघ के ताकतवर राष्ट्र वॉशिंगटन की हां में हां मिलाना अपनी मजबूरी नहीं बल्कि रणनीति समझते थे, जब फ्रांस, जर्मनी, इटली जैसे देश अमेरिकी नेतृत्व को चुनौती देने का सपना तक नहीं देखते थे। उस दौर में ट्रंप जैसा कोई नेता अगर यह कह देता था कि खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाते थे, बैठ जाओ तो बैठ जाते थे, व्यापार युद्ध छेड़ो तो आंख मूंद कर साथ देते थे। लेकिन वक्त का पहिया जब घूमता है तो इतिहास का सबसे बड़ा सच सामने आता है, कोई भी ताकत स्थायी नहीं होती। और आज वही पुराने सहयोगी, वही कथित आज्ञाकारी साझेदार अमेरिकी राष्ट्रपति की नीतियों से इस कदर असहज हो चुके हैं कि उन्होंने खुलेआम अपनी सेनाएं, अपने युद्धपोत, अपनी वायुसेना और अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति को एक अलग दिशा में मोड़ना शुरू कर दिया है। इस पूरी कहानी का सबसे रहस्यमय और सबसे विस्फोटक अध्याय सामने आया ग्रीनलैंड के मोर्चे पर, जहां एक तरफ अमेरिका की निगाहें थीं और दूसरी तरफ यूरोप की सामूहिक चिंता। और यहीं से शुरू हुआ वह टकराव जिसने ट्रंप के पैरों तले की जमीन खिसका दी। क्योंकि पहली बार ऐसा लगा कि अमेरिका अकेला पड़ सकता है। पहली बार ऐसा दिखा कि उसके अपने ही बनाए हुए नियम अब उसी के खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं। इसी उथल पुथल के बीच पर्दे के पीछे एक और कहानी आकार ले रही थी। एक ऐसी कहानी जो अब तक सिर्फ कूटनीतिक गलियारों में फुसफुसाहट के रूप में मौजूद थी, लेकिन अब वह फुसफुसाहट एक साफ साफ घोषणा में बदलने की कगार पर है। नाटो के भीतर भारत को लेकर गंभीर चर्चा, गंभीर मंथन और गंभीर प्रस्ताव। दोस्तों, यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि जिस संगठन में अमेरिका का दबदबा दशकों तक अडिग रहा, उसी संगठन के भीतर अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या भविष्य की वैश्विक सुरक्षा संरचना सिर्फ अटलांटिक के इर्द गिर्द घूमेगी या हिंद प्रशांत की नई धुरी के साथ आगे बढ़ेगी। और यहीं पर भारत का नाम सामने आता है।
एक ऐसा देश जो न तो किसी सैन्य गुट का कठपुतली बनना चाहता है और न ही किसी की छत्रछाया में अपनी संप्रभुता गिरवी रखना चाहता है। खबरें यह इशारा कर रही हैं कि यूरोप के कई बड़े देश जो खुद को अब तक वैश्विक राजनीति के मालिक समझते थे, अब भारत की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। और यह प्रस्ताव किसी एक देश का नहीं, बल्कि सामूहिक यूरोपीय सोच का नतीजा बताया जा रहा है। ऐसा प्रस्ताव जो नाटो के इतिहास में अब तक का सबसे असाधारण कदम माना जा सकता है। सोचिए, वह भारत जिसकी गुट निरपेक्ष नीति को कभी कमजोरी समझा गया, आज उसी भारत को वैश्विक सुरक्षा ढांचे का संभावित स्तंभ माना जा रहा है। और यह बात ट्रंप के लिए किसी सदमे से कम नहीं, क्योंकि जिस संगठन को वह अपनी सबसे बड़ी ताकत, अपना सबसे बड़ा हथियार मानते थे, वही हथियार अब उनकी रणनीति पर सवाल उठा रहा है। हालात कुछ ऐसे बनते जा रहे हैं मानो किसी सेनापति की अपनी ही सेना उसके आदेश मानने से इनकार कर रही हो, मानो किसी साम्राज्य की नींव के पत्थर ही आपस में खिसकने लगे हों। और इस पूरी तस्वीर का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि भारत को लेकर जो संदेश यूरोप से निकल रहा है, वह सीधे सीधे नई दिल्ली के सत्ता केंद्र साउथ ब्लॉक तक पहुंच रहा है, जहां हर शब्द को तौला जा रहा है, हर संकेत को पढ़ा जा रहा है और हर संभावित नतीजे पर गहन मंथन हो रहा है। यह सिर्फ एक सैन्य प्रस्ताव नहीं है, यह एक संदेश है। दुनिया बदल रही है, गठबंधन बदल रहे हैं और शक्ति के केंद्र खिसक रहे हैं। ट्रंप के लिए यह स्थिति इसलिए भी असहज है क्योंकि उनके राजनीतिक व्यक्तित्व की बुनियाद ही दबाव, प्रभुत्व और नियंत्रण पर टिकी रही है, और अब वही नियंत्रण फिसलता दिख रहा है। नाटो के भीतर जो दरार दिखाई दे रही है, वह पिछले 70-80 वर्षों में शायद ही कभी इतनी साफ नजर आई हो। और यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक इसे एक ऐतिहासिक मोड़ मान रहे हैं। एक ऐसा मोड़ जहां अमेरिका बनाम यूरोप की खाई चौड़ी हो रही है और उसी खाई के बीच भारत एक संभावित सेतु के रूप में उभर रहा है। सवाल यह नहीं है कि भारत इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा या नहीं। सवाल यह है कि अगर भारत इस वैश्विक खेल में किसी भी रूप में केंद्रीय भूमिका निभाने लगा, तो दुनिया की ताकतों का संतुलन किस दिशा में झुकेगा? और क्या ट्रंप की वह दुनिया जिसमें अमेरिका निर्विवाद नेता था, अब इतिहास की किताबों में सिमटने लगेगी? दोस्तों, यह कहानी अब भी अधूरी है, सस्पेंस अभी बाकी है, क्योंकि आने वाले दिन तय करेंगे कि यह सिर्फ कूटनीतिक शोर था या सचमुच वह पल जब दुनिया ने एक नए युग की दहलीज पर कदम रख दिया। जो रुतबा होता था, जिस कुर्सी पर बैठकर अमेरिका दुनिया को नचाता था, अब वही पदवी, वही सम्मान, वही वीटो पावर जैसी ताकत भारत को देने की फिराक में नाटो बना हुआ है। जी हां, आपने सही सुना। वीटो पावर नाटो चाहता है कि उसका सदस्य भारत हो और साथ ही साथ भारत नाटो का सबसे प्रीमियम हेड बने, यानी कि सबसे प्रमुख ताकत और सबसे बड़ी असल पावर भारत के हाथों में सौंप दी जाए। अब आप सोच रहे होंगे, आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों यूरोप अचानक भारत का दीवाना हो गया है? क्या उन्हें भारत से प्यार हो गया है? नहीं दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, वहां सिर्फ हित होते हैं। क्योंकि दोस्तों, अमेरिका से निपटने के लिए, अमेरिका की दादागिरी को खत्म करने के लिए इस वक्त पूरे ग्रीनलैंड में और यहां तक कि यूरोपियन यूनियन के अंदर पूरी दुनिया में यह बहस छिड़ चुकी है कि आखिरकार अमेरिका को किस तरह से काउंटर किया जाए, किस तरह से रोका जा अमेरिका का वह पागलपन जो पूरी दुनिया को युद्ध की आग में झोंकना चाहता है, उसे कैसे ठंडा किया जाए। और इसी सवाल का जवाब ढूंढते हुए यूरोपियन यूनियन से लेकर ब्रिक्स तक में हलचल मच गई। यूरोपियन यूनियन ने अपने हाथ आजमाने शुरू कर दिए हैं। अब तक जिस ब्रिक्स संगठन को लेकर पश्चिमी मीडिया मजाक उड़ाता था, जिसे वे कागज का शेर कहते थे, जिस ब्रिक्स को लेकर यूरोपियन यूनियन यह मानता था कि यह तो कमजोर और गरीब देशों का एक छोटा सा संगठन है, इसका कोई भविष्य नहीं है, यह तो बस समय की बर्बादी है। अब उसी ब्रिक्स के अंदर यूरोपियन यूनियन ने जबरदस्त दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी है, इंटरेस्ट जताना शुरू कर दिया है। आपको हाल फिलहाल की खबरों से एक बात तो साफ पता चल गई होगी, आपने टीवी पर देखा होगा, अखबारों में पढ़ा होगा कि किस तरह से फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने ब्रिक्स में सदस्य देशों को लेकर
और ब्रिक्स के भविष्य को लेकर कितना बड़ा अनाउंसमेंट किया है, कितना बड़ा बयान दिया है। मैक्रोन ने साफ शब्दों में पूरी दुनिया के सामने डंके की चोट पर कहा है कि यह ब्रिक्स दुनिया भर के देशों के लिए कोई चुनौती नहीं है, कोई खतरा नहीं है, बल्कि एक संगठनात्मक कार्यवाही का सबसे बड़ा समूह है। एक उम्मीद की किरण है। दोस्तों, सोचिए जरा, फ्रांस जैसा देश जो नाटो का संस्थापक सदस्य है, वह ब्रिक्स की तारीफ कर रहा है। यह अमेरिका के मुंह पर किसी तमाचे से कम नहीं है। हालांकि इमैनुअल मैक्रोन की यह बात यूरोपियन यूनियन की सिर्फ एक बानगी है। यह तो सच है कि यह पूरा घटनाक्रम किसी ट्रेलर से कम नहीं लगता, बल्कि ऐसा महसूस होता है जैसे वैश्विक राजनीति की एक बेहद बड़ी फिल्म का पहला अध्याय हमारे सामने खुल चुका हो। दुनिया की फिजाओं में जो बदलाव साफ दिखाई दे रहा है, वह अचानक नहीं है, बल्कि वर्षों से चल रही घटनाओं, नीतिगत गलतियों और शक्ति संतुलन में हो रहे सूक्ष्म लेकिन गहरे परिवर्तनों का नतीजा है। आज हालात यह हैं कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत को लेकर जो धारणा कभी उभरती शक्ति तक सीमित थी, वह अब निर्णायक शक्ति में बदलती नजर आ रही है। खास तौर पर यूरोप के भीतर और यूरोपीय संघ से जुड़े कई देशों का भारत के पक्ष में खुलकर खड़ा होना इस बात का संकेत है कि वैश्विक राजनीति की धुरी धीरे धीरे अपनी दिशा बदल रही है। बीते कुछ समय से यह चर्चा जोर पकड़ रही है कि यूरोप के 20 से अधिक देश भारत को केवल एक रणनीतिक साझेदार के रूप में नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद स्तंभ के रूप में देखने लगे हैं। यह वही यूरोप है जो दशकों तक अमेरिका की विदेश नीति की छाया में चलता रहा, लेकिन अब वहां भी यह एहसास गहराने लगा है कि दुनिया अब एक ध्रुवीय नहीं रही। अमेरिका केंद्रित व्यवस्था में दरारें साफ दिखाई देने लगी हैं, और यही वह बिंदु है जहां भारत का कद स्वतः ऊंचा होता चला जाता है। भारत की संतुलित विदेश नीति, रणनीतिक स्वायत्तता और संवाद आधारित दृष्टिकोण ने उसे ऐसा देश बना दिया है जिस पर अलग अलग ध्रुवों में बंटी दुनिया भी भरोसा कर सकती है। इस पूरे घटनाक्रम ने वॉशिंगटन में बेचैनी बढ़ा दी है। व्हाइट हाउस के गलियारों में यह चर्चा आम है कि अमेरिका की पारंपरिक पकड़ अब पहले जैसी मजबूत नहीं रही। इसकी एक बड़ी वजह वह नीतियां हैं जिनके चलते अमेरिका ने कई बार अपने ही सहयोगियों को असहज स्थिति में डाल दिया। चाहे व्यापार युद्ध हो, प्रतिबंधों की राजनीति हो, या फिर अचानक लिए गए सैन्य और कूटनीतिक फैसले, इन सब ने अमेरिका के पुराने मित्रों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या अब समय आ गया है वैकल्पिक शक्ति केंद्रों की ओर देखने का, और यहीं भारत एक स्वाभाविक विकल्प के रूप में उभरता है। इस संदर्भ में फ्रांस की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। इमैनुअल मैक्रों का भारत को पॉजिटिव पावर कहना महज एक औपचारिक बयान नहीं था, बल्कि यह बदलती वैश्विक सोच का प्रतिबिंब था। मैक्रों ने जिस आत्मविश्वास के साथ यह कहा कि दुनिया अब 1990 के दशक की नहीं रही, वह इस बात का प्रमाण है कि यूरोप के बड़े नेता भी यह मान चुके हैं कि एक ध्रुवीय व्यवस्था का दौर समाप्त हो चुका है। उनका यह कहना कि अब वह समय चला गया जब अमेरिका के छींकने से पूरी दुनिया को जुकाम हो जाता था, सीधे सीधे उस मानसिकता को चुनौती देता है जो दशकों तक वैश्विक राजनीति पर हावी रही। आज की दुनिया बहुध्रुवीय है, शक्ति के कई केंद्र हैं, और यह केंद्र केवल सैन्य ताकत से नहीं, बल्कि आर्थिक स्थिरता, तकनीकी क्षमता, जनसांख्यिकीय लाभ और कूटनीतिक संतुलन से तय होते हैं। इस नए परिदृश्य में भारत एक ऐसे देश के रूप में सामने आया है जो किसी भी ध्रुव के साथ आंख मूंद कर नहीं चलता, बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर फैसले करता है। यही वजह है कि भारत को न तो पूरी तरह पश्चिमी खेमे का हिस्सा कहा जा सकता है और न ही वह किसी पूर्वी गुट का अनुगामी है। यह संतुलन ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। मैक्रों का यह बयान कि ब्रिक्स और G7 के बीच अब टकराव नहीं, बल्कि संवाद का पुल बन रहा है, और उस पुल का नाम भारत है, इस बात को रेखांकित करता है कि नई विश्व व्यवस्था में भारत की भूमिका केवल एक खिलाड़ी की नहीं, बल्कि एक मध्यस्थ और संतुलनकर्ता की है। भारत की यही छवि की उसे उन देशों के लिए भी स्वीकार्य बनाती है जो अमेरिका की आक्रामक नीतियों से असहज हैं, लेकिन किसी दूसरे महाशक्ति के अधीन भी नहीं जाना चाहते। अमेरिका के लिए यह स्थिति
स्वाभाविक रूप से चिंता का विषय है। ग्रीनलैंड को लेकर हालिया हलचल, वैश्विक व्यापार मार्गों पर नियंत्रण की होड़ और सैन्य गठबंधनों के जरिए दबदबा बनाए रखने की कोशिशें, इन सब ने अमेरिका को ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां उसकी हर नीति का वैश्विक स्तर पर गहन मूल्यांकन हो रहा है। कई देशों को अब यह लगने लगा है कि अमेरिका के नेतृत्व में स्थिरता से ज्यादा अनिश्चितता बढ़ रही है। यही कारण है कि शक्ति संतुलन धीरे धीरे एशिया की ओर, खासकर भारत की ओर झुकता दिखाई दे रहा है। इस पूरी तस्वीर में नाटो का सवाल भी बेहद दिलचस्प है। भारत का नाटो का औपचारिक सदस्य बनना फिलहाल दूर की कौड़ी लग सकता है, लेकिन यह कल्पना अब असंभव नहीं रही कि भारत नाटो के साथ कहीं ज्यादा गहरे रणनीतिक संबंध स्थापित करे। भारत की सैन्य क्षमता, इंडो पैसिफिक में उसकी भूमिका और आतंकवाद के खिलाफ उसका स्पष्ट रुख उसे एक ऐसा साझेदार बनाते हैं जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल है। अगर नाटो भविष्य में खुद को केवल अटलांटिक गठबंधन तक सीमित रखने के बजाय वैश्विक सुरक्षा ढांचे में ढालना चाहता है, तो भारत उसकी रणनीति का अहम हिस्सा बन सकता है। चीन की भूमिका को भी इस पूरे घटनाक्रम से अलग करके नहीं देखा जा सकता। चीन एक बड़ी शक्ति है, लेकिन उसकी आक्रामक विदेश नीति और पड़ोसियों के साथ तनावपूर्ण रिश्ते कई देशों के लिए चिंता का कारण है। इसके उलट भारत की नीति संवाद, संतुलन और सहयोग पर आधारित रही है। यही अंतर भारत को एक विश्वसनीय शक्ति बनाता है, जबकि चीन को लेकर कई देशों के मन में आशंका बनी रहती है। इस तुलना में भारत को समर्थन मिलना लगभग स्वाभाविक लगता है। आज वैश्विक राजनीति में जो कुछ हो रहा है वह किसी एक घटना या बयान का नतीजा नहीं है। यह दशकों की नीतियों, गठबंधनों और बदलती जरूरतों का परिणाम है। भारत ने इस दौरान न तो जल्दबाजी दिखाई और न ही किसी के दबाव में अपने सिद्धांतों से समझौता किया। उसने धीरे धीरे लेकिन मजबूती से अपनी जगह बनाई। यही वजह है कि जब आज दुनिया शक्ति संतुलन की बात करती है तो भारत का नाम अपने आप चर्चा के केंद्र में आ जाता है। अंततः यह कहा जा सकता है कि हम एक ऐसे दौर में प्रवेश कर चुके हैं जहां वैश्विक राजनीति की दिशा तय हो रही है। यह सफर रोमांचक भी है और चुनौतीपूर्ण भी। भारत के सामने अवसर हैं, लेकिन जिम्मेदारियां भी हैं। अगर भारत अपनी संतुलित नीति, लोकतांत्रिक मूल्यों और समावेशी विकास के रास्ते पर कायम रहता है, तो वह न केवल इस नए विश्व क्रम का हिस्सा बनेगा, बल्कि उसे आकार देने में भी अहम भूमिका निभाएगा। और शायद यही वह पूरी पिक्चर है जिसका ट्रेलर दुनिया ने अब देखना शुरू किया है। आज की वैश्विक राजनीति के इस धुंधलाए हुए, अस्थिर और लीक और लगातार बदलते शतरंज की बिसात पर अगर कोई एक देश है जो बिना शोर मचाए, बिना धमकी दिए, बिना किसी पर प्रतिबंध थोपे, चुपचाप लेकिन ठोस तरीके से अपनी चालें चल रहा है, तो वह है भारत। और यही वजह है कि दुनिया आज जिस मोड़ पर खड़ी है, वहां जब कहीं आग लगती है, जब कहीं युद्ध की चिंगारी सुलगती है, जब कहीं भरोसे की जमीन खिसकती है, तो देश पानी की बाल्टी लेकर अमेरिका के दरवाजे पर नहीं, बल्कि नई दिल्ली की ओर देखते हैं। क्योंकि भारत अब केवल एक उभरती शक्ति नहीं रहा, वह एक स्थिर, संतुलित और सबसे ज्यादा विश्वसनीय धुरी बन चुका है। ऐसी धुरी जिस पर आंख मूंदकर भरोसा करता है रूस, जिस पर रणनीतिक साझेदारी में भरोसा करता है अमेरिका, जिस पर आर्थिक साझेदार के रूप में भरोसा करता है यूरोप, और जिस पर नैतिक नेतृत्व के लिए भरोसा करता है ग्लोबल साउथ। और यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि यूरोप जो दशकों तक अमेरिकी सुरक्षा छतरी के नीचे खड़ा रहा, जो नीतियों में वॉशिंगटन की ओर देखता था, जो प्रतिबंधों की भाषा बोलता था, जो धमकियों को कूटनीति मान बैठा था, वही यूरोप आज अंदर ही अंदर थक चुका है, ऊब चुका है, डर की राजनीति से परेशान हो चुका है। और अब वह अपनी गिरती अर्थव्यवस्था, बंद होती फैक्ट्रियों, खिसकते रोजगार और अस्थिर ऊर्जा सुरक्षा के बीच नए रास्ते, नए दोस्त और नए बाजार तलाश रहा है। और इसी खोज के दौरान उसकी नजर बार बार भारत पर जाकर टिक जाती है, खासकर तब जब फ्रांस की बदली हुई सोच अचानक मुखर होकर सामने आती है। और यह कोई संयोग नहीं लगता कि यह बदलाव ठीक उसी वक्त दिखाई देता है जब भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर पेरिस के सत्ता गलियारों में केवल मुलाकातें नहीं कर रहे होते,
बल्कि शब्दों, संकेतों और स्पष्ट संदेशों के जरिए यूरोप की जमी हुई सोच में दरार डाल रहे होते हैं। उनके एक एक बयान में आत्मविश्वास होता है, धमकी नहीं। उनके एक एक वाक्य में विकल्प होते हैं, शर्तें नहीं। और शायद यही बात यूरोप को भीतर तक झकझोर रही है, क्योंकि भारत आज न तो किसी गुट का पिछलग्गू है, न ही किसी खेमे का मोहरा, बल्कि वह उस नई व्यवस्था की बात कर रहा है जिसमें संवाद है, संतुलन है और स्वायत्तता है। और इसी बीच जब भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालता है तो यह केवल एक औपचारिक भूमिका नहीं रहती, बल्कि यह संकेत बन जाती है कि वैश्विक शक्ति संतुलन अब पश्चिम के इर्द गिर्द ही नहीं घूमेगा। और यहीं से यूरोप के भीतर बेचैनी बढ़ती है, क्योंकि जो यूरोप कभी अकड़ में रहता था, जिसे लगता था कि दुनिया उसके बिना आगे नहीं बढ़ सकती, उसे अब एहसास हो रहा है कि अगर उसे भविष्य की आर्थिक महाशक्तियों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है, अगर उसे डूबती अर्थव्यवस्था से उबरना है, अगर उसे ऊर्जा, बाजार और तकनीक की नई धमनियां खोलनी है, तो भारत का दरवाजा खटखटाना उसकी मजबूरी बनता जा रहा है। और यह मजबूरी केवल फ्रांस तक सीमित नहीं है। ये आग पेरिस से निकलकर जर्मनी, इटली और स्पेन तक फैल रही है, जहां राजनीतिक गलियारों, थिंक टैंकों और उद्योग जगत में यही मंथन चल रहा है कि आखिर कब तक वे नाटो के नाम पर अपनी विदेश नीतियों को वॉशिंगटन की चेतावनियों से तय करते रहेंगे, कब तक वे डर के साए में फैसले लेते रहेंगे, कब तक वे अपनी संप्रभुता को रणनीतिक अनुशासन के नाम पर गिरवी रखते रहेंगे। और इसी बेचैनी के पीछे एक बड़ा कारण वह अमेरिका है जिसने डोनाल्ड ट्रंप के दौर में अमेरिका फर्स्ट और भारी भरकम टैरिफ की नीति अपनाकर यूरोप के व्यापारिक हितों पर सीधा प्रहार किया, उसकी फैक्ट्रियों को नुकसान पहुंचाया, उसके रोजगार छीने और यह एहसास करा दिया कि साझेदारी स्थायी नहीं होती, हित होते हैं। और जब हित बदलते हैं तो दोस्ती की भाषा भी बदल जाती है। और ठीक इसी खाली होती जगह में भारत खड़ा दिखाई देता है, न किसी को डराता हुआ, न किसी को ब्लैकमेल करता हुआ, बल्कि एक ऐसे विकल्प के रूप में जो भरोसे की नींव पर खड़ा है, जो रूस से बात कर सकता है और अमेरिका से भी, जो यूरोप के साथ व्यापार बढ़ा सकता है और ग्लोबल साउथ की आवाज भी बन सकता है। और शायद यही वजह है कि आज जब दुनिया एक नए संतुलन की ओर बढ़ रही है, जब पुराने नियम टूट रहे हैं और नए लिखे जा रहे हैं, तब इस पूरी बिसात का सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी, सबसे शांत लेकिन सबसे निर्णायक चाल चलने वाला मोहरा भारत बनता जा रहा है। और यही वह सस्पेंस है, यही वह अनकहा मोड़ है जिसे दुनिया अभी पूरी तरह समझ नहीं पाई है, लेकिन जिसकी आहट हर राजधानी में सुनाई देने लगी है। यूरोप का आम आदमी महंगाई से त्रस्त है और उसे पता है कि इसका जिम्मेदार कौन है। तो वहीं दूसरी तरफ ग्रीनलैंड पर अमेरिका की आक्रामक नीति ने जिस तरह अमेरिका ग्रीनलैंड को खरीदना चाहता है, जैसे कोई सब्जी मंडी से आलू खरीद रहा हो, उस जिद ने यह साफ कर दिया है कि आज के दिन अमेरिका ग्रीनलैंड को लेकर ऐसे चुनौती दे रहा है, यानी कि सीधे डेनमार्क जैसे एक स्वाभिमानी देश की प्रभुसत्ता को, उसकी संप्रभुता को चुनौती दी जा रही है। सोचिए दोस्तों, जरा गौर करिए, अगर आज अमेरिका ग्रीनलैंड के साथ ऐसा कर सकता है तो क्या गारंटी है, इस बात की क्या सुरक्षा है कि अगले कुछ सालों में अमेरिका, जर्मनी, इटली, स्पेन, फ्रांस जैसे देशों को यह नहीं कहेगा कि अपनी सरकार गिरा दो और अमेरिका में शामिल हो जाओ? क्या अमेरिका कल को यह नहीं कहेगा कि हम तुम्हें यहां का राज्यपाल बना देंगे, तुम अपनी आजादी भूल जाओ? ऐसी स्थिति को देखते हुए, ऐसे डरावने भविष्य को भांपते हुए अब यूरोपियन यूनियन के अंदर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अमेरिका प्रथम की नीति में अब पूरे यूरोप के लिए कोई जगह नहीं बची है। यूरोप समझ गया है कि अमेरिका का सगा कोई नहीं है, अमेरिका सिर्फ अपने मुनाफे का सगा है। यही कारण है कि जर्मनी के चांसलर, जो यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को चलाते हैं, अब भारत की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। वे भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी को, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को एक नया आयाम, एक नई ऊंचाई दे रहे हैं। दुनिया इस समय एक बहुत बड़े बदलाव की गवाह बनती जा रही है। यह वह दौर है जो इतिहास की किताबों में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा और हमारी आने वाली पीढ़ियां इसे पढ़ेंगी, जहां एक तरफ डॉलर की बादशाहत को, उस हरे नोट की ताकत को चुनौती दी जा रही है, तो वहीं BIS
यानी बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स भारत जैसे देशों के समर्थन के साथ खड़ा होकर एक अपना नया पेमेंट सिस्टम उतार चुका है। एक ऐसा सिस्टम जो अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत यानी डॉलर को कमजोर कर रहा है, उसकी जड़ों में मट्ठा डाल रहा है। भारत ने पूरी दुनिया को अपनी यूपीआई और अपनी डिजिटल क्रांति से यह बता दिया है कि डॉलर के बगैर भी, अमेरिका की मदद के बिना भी किस कदर से कितनी आसानी से पूरी दुनिया में अपने व्यापार किए जा सकते हैं। अगर यह किसी को सीखना है तो वह भारत से सीखें। दोस्तों, जब रूस और ईरान जैसे देशों को अमेरिका ने अपनी मनमानी करते हुए वैश्विक बैंकिंग प्रणाली यानी स्विफ्ट सिस्टम से बाहर किया, तो पूरी दुनिया ने देखा, डर के मारे देखा कि कैसे एक देश अपनी मुद्रा को, अपनी करेंसी को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। इसी डर से, इसी खौफ से आज यूरोप भी सोचने पर मजबूर हो चुका है। नाटो के अंदर लगातार हलचल मची है कि अगर कल उनकी राहें अमेरिका से जुदा हुई, अगर कल उन्होंने अमेरिका की बात मानने से इनकार कर दिया, तो क्या गारंटी है कि अमेरिका उनके साथ भी ऐसा नहीं करेगा? क्या अमेरिका उनके पैसे नहीं जब्त करेगा? इसीलिए आज बीआईसी को लेकर और भारत को लेकर पूरा नाटो एकजुट होता दिखाई दे रहा है। वे एक नया बैकअप प्लान तैयार कर रहे हैं जिसमें भारत केंद्र में है। भारत इस पूरे घटनाक्रम में एक ऐसे संतुलित नायक, एक ऐसे हीरो की भूमिका निभा रहा है जो किसी का ना तो पिछलग्गू है, जो किसी के पीछे नहीं चलता, और ना ही भारत किसी का कट्टर विरोधी है। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।